बात करते हैं आईटी के मैदान की, आईटी के शोबे की। अक्सर हम एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे होते हैं किसी भी शोबे में, यूँ तो हम करते हैं जी कि पाकिस्तान में ऐसे है और पड़ोसी मुल्क में ऐसे है। जब बात आईटी की हो तो हम कहते हैं कि जी यहाँ पर एक्सपोर्ट आईटी की कम और वहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा क्यों, वहाँ पर आईटी पर इतना फोकस और यहाँ पर फोकस कम क्यों। अभी जब मैंने लफ्ज़ कम का इस्तेमाल किया, ज़ाहिर है इसको हमने बेहतर करना है कि फोकस ज़्यादा हो, चीज़ें बेहतर हों। और जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें ज़ाहिर हम देखते हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसीलिए अब इसको डिस्कस भी कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि फ्रीलांसिंग हो, आईटी हो, एआई हो, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा रुझान भी है। हमारे नौजवान नस्ल बिलखुसूस जो कि अब स्किल की तरफ जाती है और उस स्किल सेट को हासिल करने के बाद वो आईटी के शोबे में अपने लिए तो जो करती है सो करती है, पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है वो काम कर रहे हैं और आईटी के मैदान में नाम बना रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली एक ज़रूरी चीज़ भी है कि कम से कम हमारे नौजवान आगे बढ़े। और नौजवानों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ खवातीन भी अब ये स्किल सीख रही है और घर बैठे वो अर्न भी कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे। आज इस मौजू पर बात करेंगे। निगरान वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन डॉक्टर उमर सैफ साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? दिन का आगाज़ कॉफ़ी से होता है, चाय से होता है, ग्रीन टी से होता है, वॉक से होता है, ब्लैक टी से होता है। अच्छा, आईटी पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इंडिया कहाँ खड़ा है, जानते सब हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसमें, इस गैप को कम करने के लिए कि पाकिस्तान भी कम्पीट करे दुनिया में? इंडिया ऑफ कोर्स पाकिस्तान से तो बहुत आगे। इंडिया की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट तकरीबन 164 अरब डॉलर है और पाकिस्तान की 2.5 अरब डॉलर या 2.6 बिलियन डॉलर्स। इसमें बहुत सारे मामलात हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि जो पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री है, ये जो हमें 2.6 बिलियन डॉलर्स नज़र आते हैं, ये एक्चुअली 2.6 बिलियन डॉलर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम है। लेकिन क्योंकि हिस्टोरिकली बहुत मुश्किल रहा पाकिस्तान में डॉलर्स बाहर से अर्न करके लेकर आना और फिर उनको बाहर आज़ादी से स्पेंड करना, क्योंकि जो आईटी कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं और इनके कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उस कंपनी के साथ मुंसलिक होते हैं, उस मुल्क में उनको ट्रैवल करना पड़ता है जो उनका क्लाइंट है, वहाँ पे किसी डेटा सेंटर में अपना सॉफ्टवेयर होस्ट करते हैं, वहाँ पे इनकी सेल्स और मार्केटिंग की टीम्स हैं बाहर, और क्योंकि इनको ये स्पेंड बाहर करना पड़ता है तो इसलिए वो कोशिश फिर ये करते हैं कि अपने पैसे भी बाहर ही रखें। अदरवाइज अगर पैसे यहाँ आ गए और डॉलर्स में से रुपीज़ में कन्वर्ट हो गए और कल डॉलर्स में बाहर भेजने पड़े किसी एक्सपेंस के लिए तो बहुत दुश्वारी है। इसलिए ये कंपनीज़ में ये झिझक थी कि अपने पैसे जो कि फॉरेन रेवेन्यू है उसको पाकिस्तान ना लेकर आए। और ऑफ कोर्स आजकल के दौर में कितना आसान है, बाहर $500 की कंपनी रजिस्टर हो जाती है, बैंक अकाउंट खुल जाता है, तो वहीं पर लोग पैसे रखते हैं। तो जितनी भी IT कंपनीज अगर आप उनसे बात करें तो आपको ये बताएंगे कि हम तकरीबन अपने सिर्फ एक्सपेंसेस ही पाकिस्तान लेकर आते हैं, अपने प्रॉफिट्स या जो स्पेयर मनी है वो बाहर ही पार्क करते हैं। तो अगर आपको 2.6 बिलियन डॉलर्स नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, तो मेरी नज़र में ये तकरीबन 4-4.5 अरब डॉलर कम से कम एक्चुअली रेवेन्यू है। उसमें से जो उनका प्रॉफिट है जो तकरीबन 50% IT कंपनीज़ के लिए वो बाहर ही रखा हुआ है। तो पहला काम तो ये किया थ्रू दी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC जो है, उनसे मिलकर और स्टेट बैंक से मिलकर कि IT कंपनीज़ के लिए अब ये एक नया सिस्टम बनाया गया जिसमें 50% ऑफ द डॉलर रेवेन्यू वो डॉलर्स में रख सकते हैं। और उनको स्टेट बैंक या किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं उन पैसों को स्पेंड करने की। इनफैक्ट उसके एवज़ उनको अब कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड मिल जाएगा, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाएगी, तो अब वो जो पीले नीले फॉर्म बैंक साइन करवाते हैं बाहर पैसे वो अब उनको नहीं करने पड़ेंगे। तो देखिए, ये हमने तकरीबन 1.5 माह पहले ये इंस्टीट्यूशनलाइज किया और 1 महीने में 30 डेज़ में IT एक्सपोर्ट्स 13% बढ़ गई। अच्छा, इन 30 डेज 13% इम्प्रूवमेंट इन IT एक्सपोर्ट रेवेन्यू। दिस इज द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। तो ये so therefore I think good policy could go very far। तो पहला कदम तो ये था। दूसरा जो बड़ा मसला IT कंपनीज़ का वो ये कि जो इनका रॉ मटेरियल ऑफ कोर्स लोग हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वो इस मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी वो नहीं जो दुनिया को दरकार है। देखिए, आपको ये एक ही सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है जिसमें पाकिस्तान ग्लोबली कम्पीट करता है। तो कोई और सर्विस, बाकी तो सारी गुड्स बेस्ड है, टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर है, ये वो, कोई सर्विस बेस्ड तो कोई और इंडस्ट्री नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके जो लोगों की काबिलियत है उसको अब ग्लोबली कंपेटिटिव होना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। तो अगर बाहर कोई बैठा क्लाइंट आपको $28, $30, $32 पर आवर पे कर रहा है, ये इस तरह पे किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के टाइम को, तो उसके लिए चॉइस है कि वो पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर डेवलपर को पे करे, वो इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर को पे करे, वो आयरलैंड में सॉफ्टवेयर डेवलपर को पे करे, वो यूक्रेन में सॉफ्टवेयर डेवलपर को पे करे, और आप इन सबसे कम्पीट कर रहे हैं। आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर्स भी कंपेटिटिव हैं, सिमिलर हैं। तो सवाल ये कि क्या आप ग्लोबली कंपेटिटिव हैं सस्ते होने के अलावा कि नहीं। और पाकिस्तान 75,000 IT ग्रेजुएट्स हर साल ग्रेजुएट कर रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर है। 75,000 इज अ वेरी लार्ज नंबर। बट इफ़ यू लुक एट द IT इंडस्ट्री तो उसमें कितने लोग काम करते हैं? 1.5 लाख लोग।
तो 75,000 हम हर साल जो ग्रेजुएट कर रहे हैं उसमें सिर्फ 2 या 2,500 ऐसे हैं जो कि इमीडिएटली एम्प्लॉयबल हैं, इस तरह से कि बाहर के क्लाइंट्स को आप बिल कर सकें। तो ये तो बहुत बड़ा मसला है, हमें सर्टनली उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो 75,000 से 2,500 3,000 एम्प्लॉयबल लोग हैं, तो बाकी सब हम क्या कर रहे हैं? और देखिए लोग IT की डिग्रीज करते हैं। डॉक्टर उमर, अगर वैसे भी बात की जाए, ये मसाइल जो भी मिनिस्टर आते हैं वो इंटरिम हो या वैसे भी हो, अच्छा मसाइल रहे होते हैं, ये मसला है, ये गैप है, ऐसे है, मैं आपको हल बताता हूँ। और नौजवान टू बी वेरी ऑनेस्ट, नौजवान बैठ के सिर्फ सुन रहे होते हैं कि अच्छा ये मसला है। अब ग्रेजुएट कराने वाले भी तो हमारे अपने इदारे, हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज हैं, तो काम क्यों नहीं किया जाता? हम बस मसाइल ही सुनते रह जाते हैं। बिल्कुल, एक तो मैंने आपको मसला और उसका हल पहला बताया, और दूसरा हल अब ये है, उसमें 2 काम कर रहे हैं। एक ये कि IT की जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनका 7 जनवरी को पाकिस्तान भर में पहला हम एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम करने जा रहे हैं, और ताकि उन सब की क्वालिटी को पहले असेस तो किया जा सके कि ये किस क्वालिटी पे खड़े हैं। ये अगर IT इंडस्ट्री से मिलकर उन्होंने ये टेस्ट बनाया, और सोचिए 75,000 लोगों का पाकिस्तान भर में पहली बार टेस्ट होगा। इसकी रजीम ये बनाई है कि आप अगर यूनिवर्सिटी के निज़ाम को समझती हैं तो 7वें सेमेस्टर के आखिर में और 8वें सेमेस्टर से कबल, एक सेमेस्टर ग्रेजुएट करने से कबल, अब सारे बच्चे ये वाला टेस्ट दिया करेंगे। अच्छा। और इस टेस्ट के ऊपर जो पास होंगे उनको हम इंडस्ट्री के अंदर इंटर्नशिप खुद दिलवाएंगे। उसके लिए इंडस्ट्री को भी मराद दी जा रही है, उसके लिए इनको स्टाइपेंड भी मिलेगा, और इनको यूनिवर्सिटी भी 6 से 9 क्रेडिट यूनिट्स देगी। ये एक अच्छी बात है, वरना जो हमारे दौर में और जो हमने देखा ग्रेजुएट होते वो तो कहीं से भी आप बना लें इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और आप वो करवा देते, तो ऑब्वियसली ये तो इन दिस केस दी आइडिया है इसके जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, जो इंडस्ट्री को जो उसमें जो गैप है वो भी ब्रिज होगा। हम 30-35 हज़ार बच्चे हर साल जो ये टेस्ट पास करेंगे वो IT इंडस्ट्री में प्लेस करेंगे, उनको यूनिवर्सिटी के क्रेडिट यूनिट्स मिलेंगे 6 से 9, आपके ट्रांसक्रिप्ट पे आएंगे, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, उस कंपनी को हम कैश अवार्ड देंगे कि आपने हमारे इंटर्न्स रखे। और गोल ये कि जो 30-35 हज़ार लोग हैं तो ये 6 माह में ट्रेन होंगे इंडस्ट्री में, इनकी क्वालिटी इनहेंस होगी, स्किल्स गेन करेंगे, और फिर यही ट्रांसलेट होगा इनटू जॉब्स। ये तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और दूसरा बड़ा काम ये करने चले हैं कि एक तो ये एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, दूसरे वो जिनको एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर आना जरूरी, मतलब सेल्स फोर्स, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, ऑरेकल फाइनेंशियल्स, जो बड़ी कंपनियां जो जाके बड़े बार कारोबार करती हैं वो तो इन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पे काम करती है, लेकिन आप तभी कर सकते हैं जब आपको उस कंपनी ने सर्टिफाई किया। अगर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाई करे कि आप आपने ये वाली सर्टिफिकेशन की तो आप हमारे सॉफ्टवेयर पे डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। सही। उसकी सर्टिफिकेशन महंगी हैं, 10-10 लाख रुपए की सर्टिफिकेशन है, तो वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता खुद ही से, ना ट्रेनिंग अफोर्ड करता है ना सर्टिफिकेशन अफोर्ड करता है, डॉलर्स में पे करना पड़ता है। 3-4 हज़ार डॉलर की सर्टिफिकेशन है ऑरेकल फाइनेंशियल्स की, SAP की, सेल्स फोर्स की। तो हमने NAFTEC के थ्रू अब $1 बिलियन इस वक्त लगा रहे हैं टू ट्रेन 16,000 पीपल दिस ईयर, जिनको इन्हीं एंटरप्राइज टेक्नोलॉजीज में सर्टिफाई करवाया जाएगा। और जब ये सर्टिफाई होंगे तो एक ये जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपर है इसकी यील्ड 50 से 60 हज़ार डॉलर पर ईयर है, उसको अब 16,000 से मल्टीप्लाई करें, सब्सटेंशियल रेवेन्यू। ऑब्वियसली ये तो जबरदस्त इनिशिएटिव्स हैं। आप जरा इस हवाले से बात कर लेते हैं, क्या क्या और नई चीजें इलेक्शंस के हवाले से IT के क्या कुछ नया मुतारिफ करवाने का आप प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को? एग्जैक्टली, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और हम सब वो जो भी हमसे सपोर्ट मांगते हैं ऑफ कोर्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इन दिस केस इलेक्शन कमीशन ने इस दफ़ा अपने निज़ाम खुद वज़ा किए हैं। अच्छा। बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस इस दफ़ा उन्होंने अपना इलेक्शन के मॉनिटरिंग के निज़ाम, डेटा कलेक्शन के, टैबुलेशन के, उनके सारा सिस्टम खुद से बना है। यानी वो RMS EMS इलेक्शन कमीशन ने खुद बनाया, ये उनके अपने खुद बनाए, उनके अपने सिस्टम्स हैं, उनकी आउटसोर्स कंपनीज भी हैं। अच्छा। उन्होंने आगे पार्टनरशिप्स एंड सो ऑन, उनका आप लोगों को साइड रखा गया, कोई रोल ही नहीं आप लोगों का। वेल आई थिंक इट इज़ एक्चुअली अ गुड डिसीजन। तो मेरी राय ये है कि देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा निज़ाम है जो कि उनके प्रोसेस से लिंक्ड है और क्रिटिकल प्रोसेस से लिंक्ड है। उस दिन इतने पोलिंग स्टेशंस हैं, शायद लाख से ऊपर हैं, जिनसे डेटा आना है, एक जगह पे कंपाइल होना है, अनाउंस होना है, और उसके बाद ये भी कि उनके रूल्स इस तरह से हैं कि अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाए फिर भी मैनुअली रिजल्ट टैबुलेट हो सके, अनाउंस हो सके, क्योंकि उनकी तो एक उनको तो एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि इतने वक्त में उन्होंने रिजल्ट अनाउंस करना है। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस और आपके प्रीवियस का पता है, उन्होंने दे एक्चुअली दिस टाइम आई थिंक दे स्टार्टेड वर्किंग वेल इन एडवांस। ये सवाल इसलिए भी हुआ चूँकि कुछ खबरें ये आएंगी, देखें जरा माजी के इंतखाबात की बात करें, RTA सिस्टम का बैठ जाना, सवाल उठे ज़रा इलेक्शन पे उठते हैं। पिलडैट ने कहा कि जो इंतखाबात का माहौल था, जैसे शफाफ इंतखाबात वो थे, अभी भी शायद वैसे ही होंगे, इसलिए सवाल उठ रहा है कि अगर वैसे ही होने हैं जिस पर सवाल उठे थे तो फिर अभी RMS EMS पर क्या होगा। चूँकि खबर ये भी आई कि जिस वक्त आरोज़ ने कागजात उसमें अपलोड करने थे असासों की तफसीलात वाले, वो नहीं हुए,
सिस्टम बैठ गया, अगर इतने करोड़ रुपए लगा के वो सिस्टम इलेक्शन कमीशन का बैठ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये तो वाकई क्वेश्चन मार्क आ गया सिस्टम? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि एक तो इसको सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए। एज मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपके मॉर्निंग शो में हाजिर तो हुआ हूँ, लेकिन लेट्स बी एजेंट्स ऑफ होप इन दिस कंट्री। ये सारा दिन बहुत तमाशा चलता है। चीजें बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो बेहतर करने का मैंने आपको इसका जवाब ये दिया कि इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड वेल इन एडवांस दिस। ओके, और खुद इलेक्शन कमीशन सब कुछ कर रहा है, ये निजाम बनाया। और बैठना, मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब है, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसे सिस्टम को कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी दरकार है। आई होप वो मौजूद होगी। मैंने देखा, वो तो आपके अंडर आता है। ऑफ कोर्स नॉट। सो उन्होंने खुद ही से इंटरनेट कनेक्टिविटी अरेंज की और प्राइवेट कंपनी से, सारे आईएसपीज जो हैं वो प्राइवेटली ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और पाकिस्तान भर से है, तो एक कोई आईएसपी नहीं होगा जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, कई तरह तो के होंगे। ये इलेक्शन कमीशन ही मामला देख रहे, तो इलेक्शन कमीशन से इस पर सवाल, और हमें किसी को भी इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ये लीगल मैंडेट है टू कंडक्ट द इलेक्शंस। ठीक है, व्हाटएवर सपोर्ट दे रिक्वायर फ्रॉम अस। उन्होंने जब ये निज़ाम सब बनाया, उन्होंने हमें बुलाया, निज़ाम दिखाया, हमने कोई इनपुट एडवाइस जो भी दे सकते थे उनकी टीम्स को दी, हमने दी, नादरा ने दी, पीटीसीएल ने कनेक्टिविटी के हिसाब से दी, डेटा सेंटर्स के ऊपर जितने उधर रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स थे। ऑफ कोर्स वी आर ऑल हियर टू एक्सटेंड आवर सपोर्ट टू एन इलेक्शन एंड वी डिड। और फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल इज़ कि दे आर अप एंड रनिंग, और वो उन्होंने जो भी निज़ाम वज़ा किया है वो उससे मुतमईन थे। वो उनका इंटरनल निज़ाम है और उनकी उस निज़ाम पर ओनरशिप है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इलेक्शन वाले दिन अगर रिजल्ट्स ना आए तो ये कहना कि इस इदारे की खराबी थी, उसकी थी, इसका बहुत आसान हल ये है कि जिस इदारे का लीगल मैंडेट है वो उस सिस्टम्स की ओनरशिप है। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन की ओनरशिप अपने सिस्टम्स की है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब इंटरनेट की हम बात करते हैं, बहुत से जगहों पर ये रिपोर्ट होता है कि इलेक्शन इंटरनेट कनेक्टिविटी का, जैसे कि 21 दिसंबर एक सियासी जमात ने कहा कि हम जलसा करेंगे वर्चुअल, और फिर खबरें ये आई, उनकी तरफ से इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि इंटरनेट वाज डाउन। क्या तहकीकात हुई? मतलब हम अपने पर्सपेक्टिव से बात करें तो मैंने भी पीटीए का ही पढ़ा है जो उनकी स्टेटमेंट आई है, क्योंकि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जो है इज़ द रेलिवेंट रेगुलेटर फॉर दैट अफेयर्स, और वो कैबिनेट डिवीजन को रिपोर्ट करती है, आईटी मिनिस्ट्री को नहीं करती पीटीए। So उन्होंने भी, आई थिंक दे डिड अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑन दिस व्हिच आई आल्सो रेड इन द मीडिया। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर नौजवानों के पर्सपेक्टिव से बात की जाए कि आपने बताया कि किस तरह से उनको बेहतर तरीके से हम स्किल करना चाह रहे हैं कि वो नई स्किल सीखें और आगे बढ़ें और कम्पीट कर सकें ग्लोबली, उसके हवाले से क्या क्या नए इनिशिएटिव्स है जो कि आप और लेना चाह रहे हैं, स्पेशली हमारे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से अगर हम देखें तो क्या हम अपने टीचर्स को भी उतना ट्रेन कर रहे हैं कि वो हमारे बच्चों को ट्रेन करके फिर वो ग्रेजुएट करवाएं ताकि आगे चल के ग्लोबली वो कम्पीट कर सकें? ये दुरुस्त बात है, लेकिन अभी जो इंटरवेंशन है वो ये कि ये बच्चे एग्जाम्स में पेयर होंगे और अगर पास ना हो सकें तो वो यूनिवर्सिटी पीनलाइज होगी अपनी एक्रेडिटेशन के हिसाब से। तो फिर अब देखिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर जब ये प्रेशर पड़ेगा कॉलेजेस पे, तो वो खुद ही अपना निज़ाम तालीम बेहतर करेंगे, दे वांट टू स्टे रेलिवेंट टू दिस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो भी तालीमी निज़ाम है वो जब हम ग्लोबली कम्पेटिटिव उसमें से HR प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कम्पीट नहीं कर पा रही। पूरी IT इंडस्ट्री में 1.5 लाख लोग काम करते हैं, इसमें 7 से 8 लाख लोगों की गुंजाइश है। अगर हम आज 2.5 अरब पे हैं, ये एक्चुअली कुछ 4.5-5 अरब डॉलर पे हैं और पैसे आ नहीं रहे, लेकिन वो भी अगर आसानी से आ जाए तो मुझे लगता है कि एक इस वक्त डेफिसिट है तकरीबन 5 से 7 बिलियन डॉलर का। ठीक है, और हम आसानी से 10 बिलियन डॉलर तक पहुँचते हैं। दूसरी बात आपने से फ्रीलांसर्स की आपको शायद ताज्जुब हो ये सुन के कि पाकिस्तान में एंटरप्राइज तो उस तरह ग्रो नहीं की, कंपनीज तो ग्रो नहीं की, लेकिन नौजवान जो कि पढ़े लिखे थे दे देमसेल्व्स फिगर्ड आउट कि हम ऑनलाइन जाके fiverr.com पे और अपवर्क के ऊपर $5 $10 के छोटे छोटे टास्क कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कहा जाता है। पाकिस्तान दुनिया की 2nd बड़ी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वर्कफोर्स है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल रजिस्टर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जो कि 15 लाख है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड 4थी बड़ी वर्कफोर्स है ऑनलाइन। ये कितनी बड़ी बात है, ये पोटेंशियल है, जाहिर है। अब सवाल ये है कि ये जो नौजवान है इनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये हर रोज़ 10, 20, $30 बना सकें। सोचिए अगर 10 लाख लोग ये फ्रीलांसर्स, इनमें 15 लाख तो रजिस्टर्ड हैं, दिन में $30 बनाएं तो ये $10 बिलियन पर ईयर बनता है जस्ट फ्रीलांसर्स की आमदन।
इसमें दो मुझे लगता है मसाइल हैं। एक ये कि उनके पास बैठकर काम करने की मुनासिब जगह नहीं, उन कंप्यूटर, इंटरनेट, जनरेटर, कनेक्टिविटी का इशू आता है। देखिए वो 5 लाख का लैपटॉप नहीं खरीद सकते, वो जनरेटर नहीं खरीद सकते, वो अनइंटरप्टेड इंटरनेट कहाँ से अरेंज करें, तो किस तरह करें। तो अब हम 10,000 इनको हम ई-रोजगार सेंटर्स कहते हैं, को वर्किंग स्पेसेस पाकिस्तान भर में बनाने चले, जिसपे हम इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने चले प्राइवेट सेक्टर। और शहरों से हटके होंगे, और ये शहर भी हैं, छोटे शहर भी हैं, और मुल्क भर में 10,000 ई रोजगार सेंटर्स थ्रू आउट द कंट्री। और उसका मकसद ये होगा कि आप अगर बाहर निकलें तो आप देखेंगे बहुत सारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स खड़े हैं, कोई शॉपिंग मॉल है नहीं चल रहा, कोई ऑफिस बिल्डिंग है, कोई अपार्टमेंट ब्लॉक है। इधर छोटे शहरों में और भी आपको हर गली में छोटा कोई प्लाजा नजर आ जाएगा। सो द आइडिया इज कि गिव इंसेंटिवाइज देम, ठीक है, कि वो ये जो अपनी अनयूटिलाइज्ड रियल एस्टेट है इसको कन्वर्ट करके ई रोजगार सेंटर्स बना लें, जिसमें नौजवान जाकर अपनी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। और ये ज़रा एक अच्छा और ये 10,000 हम बनाने चले हैं, इसलिए 50 अरब रुपए के लोन्स होंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए इंटरेस्ट फ्री, ताकि वो कन्वर्ट करें अपनी रियल एस्टेट को इनटू ई रोजगार सेंटर्स। दूसरा ये कि जो एक बहुत बड़ा मसला है और हर वक्त लोग पूछते हैं सोशल मीडिया पे, वो ये कि अगर कोई $5 की $10 की आप जॉब करते हैं तो ऑफ कोर्स आप बैंक वायर ट्रांसफ़र तो कर नहीं सकते, आपको पेपैल चाहिए, स्ट्राइप चाहिए, वाइस चाहिए, ताकि आपको इंस्टेंटली पेमेंट वहाँ से यहाँ पे रिमिट हो जाए। सही। अब और पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश की कि पेपैल या स्ट्राइप वगैरह पाकिस्तान आ सकें, लेकिन उनका जवाब ये था कि हम पाकिस्तान आके आमतौर पे जैसे पेपैल अमेरिका में तो इस काम के लिए इस्तेमाल होता है कि लोग एक दूसरे को पैसे दे दें, लोग बाज़ार में जाके ख़रीदारी कर लें इसके, है ना, ये तो इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या पाकिस्तान में तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में हमारे पास अपने सिस्टम्स हैं, हमारे पास जायज़ कैश है, इजी पैसा, अपना फाइनेंशियल सिस्टम है। लेकिन बाहर से पैसे आने के लिए तो रिमिट करने के लिए हमें कोई इंटरनेशनल सिस्टम से लिंक होना जरूरी है। तो पिछले 4 महीने से मैं ये ढूंढता रहा हूँ और साथ भटकता रहा हूँ टू ट्राई एंड फिगर आउट कि किस तरह से ये होगा। तो नाउ वी फिगर्ड आउट कि इसको करने के लिए हमें करना यूँ पड़ेगा कि हम पेपैल स्ट्राइप लाने के लिए किसी थर्ड पार्टी की रिमिटेंस सिस्टम इस्तेमाल करें, जिससे उनके वॉलेट से हम पैसे एक्सेप्ट कर सकें। मुझे लगता है ये मैंने तकरीबन कर लिया। 11 जनवरी को इंशाल्लाह इसको हम अनाउंस करने चलें, और ये यूँ होगा कि पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स यहाँ पे रहते हैं वो पेपैल से पैसे पाकिस्तान में वसूल कर सकें। ये तो खुशखबरी है उनके लिए। ये खुशखबरी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद